हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हैं, तो आप लोग लापरवाही ना करें। ठीक है। CSGM यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं या CSGM यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेज में लॉ कर रहे हैं, तो आप लोग लापरवाही ना करें। ठीक है। और जो भी पेपर आप पढ़ चुके हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए, और जो पेपर करंट में चल रहा है इसको आप सारे क्वेश्चंस देखिए और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लापरवाही बिल्कुल मत करिए। ठीक है। और जो भी आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ उस क्वेश्चंस का आंसर सही दें, और सही तब दे पाएंगे आप जब आप अच्छे से तैयार किए रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है। और लापरवाही करने का मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, जो भी मटेरियल है आपके पास और जो हमारी वीडियोस मिल रही हैं आपको। ठीक है। दोनों को कंबाइन करके आप करेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखें। ठीक है। और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, वैसे और भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको वीडियोज़ ही में नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। तो आप से जितने भी फ्रेंड्स हैं आपसे जुड़े हुए उन सभी को शेयर करें वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम MCQ की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि राजभाषा नियम 1976 द्वारा संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा आप लोग, 3 भागों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि राजभाषा नियम 1976 के पहले भाग के का वर्ग क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल जो है वो नहीं आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किस उपधारा में निर्दिष्ट समस्त दस्तावेजों में हिंदी या अंग्रेजी के प्रयोग का निर्देशन दिया गया है? तो आपको याद रखना है उपधारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विधिक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना है विधिक भाषा जो है ना वो संपूर्ण देश में एक ही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? चलो क्वेश्चन नंबर 5वां भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कूट के हिसाब से इसमें आपको उत्तर देना है। ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विधिक भाषा लेखन में निम्नलिखित में किन मौलिक सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको याद रखना है विधिक भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, अनेकों अर्थों वाले शब्दों का, ठीक है, विधिक भाषा में प्रयोग करना चाहिए। विधिक भाषा में आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ बदल लेना चाहिए और भाषी प्रभावी व दोष मुक्त होनी चाहिए। तो समझ रहे हो, इसमें से एक
तीसरा और चौथा सही है। समझ गए? मतलब दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 1, 3 और 4 सत्य हैं। ठीक है, 1, 3 और 4 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विधिक लेखन में शब्दों की, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो विधिक लेखन में शब्दों की डॉट डॉट तथा भाषा के फिर डॉट डॉट का विशेष महत्व है। 2 जगह यहाँ पे फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले स्थान में स्पष्टता और दूसरे स्थान में सरलता। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आपका ये वाक्य क्या बनेगा जाकर कि विधिक लेखन में शब्दों की स्पष्टता तथा भाषा की सरलता का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आगे 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान करता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 344, आर्टिकल 344। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। संविधान के अधीन निम्नलिखित में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भाषा को, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राजभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना है, देखिए, राज्य के कामकाज की भाषा जो होती वो राजभाषा है। ठीक, और बी ऑप्शन कह रहा है राजभाषा का तात्पर्य राष्ट्रीय भाषा से नहीं है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मधुलिमय बनाम वेद मूर्ति एयर 1971 SC 2608 के मामले में पक्षकार राजनारायण को उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, हस्तक्षेपी बनाने से निम्नलिखित में किस कारण से इनकार कर दिया? तो आपको याद रखना है क्योंकि वह हिंदी में बहस करने के लिए दबाव बना रहे थे। समझ गए? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वह हिंदी में बहस करने के लिए दबाव बना रहे थे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विधिक भाषा के साथ विधि के ज्ञान की जानकारी अर्जित करने को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है विधिक साक्षरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधिक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वकालत में सफलता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में क्या हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे कि वकालत में सफलता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में क्या हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, विधिक भाषा के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और अभिव्यक्ति की अच्छी शक्ति होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वकालत में सफल हैं आप, ठीक है। तो ये वकालत से रिलेटेड आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, अच्छा वकील बनने के लिए। तो इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत में विधिक शिक्षा पर बल कब दिया गया? तो आपको याद रखना है, भारत में विधिक शिक्षा पर बल जो है वो स्वतंत्रता के बाद दिया गया था। कब दिया गया था? स्वतंत्रता के बाद। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए ऐसे भी इंग्लिश जनरल इंग्लिश है, तो सामान्य इंग्लिश है ही है थोड़ा बहुत आपके ये सेकंड पेपर में, तो आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। वही जैसे हाई स्कूल में आपका इंग्लिश ग्रामर रहता है वैसे ही कुछ मिलेंगे आपको, प्रीपोजिशंस हैं, वर्ब हैं, ये सारी चीज़ें, तो इनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, ओके। तो देखिए ये प्रीपोजिशंस भरना है यहाँ पे, लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने की आवश्यकता है भाई, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 4, ठीक है। मतलब कौन कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस नंबर 1, नंबर 2 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये हैं आपके सेंटेंस के प्रकार, मतलब 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 पर टिक लगाइएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अब आपको 15 से 21 तक प्रीपोजिशंस ही फिल करने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। सी इज वर्ल्ड फेमस डॉट डॉट हर इंटेलेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्रीपोजिशंस को, आपको याद रखना है। यहाँ पर फॉर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? फॉर भरा जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू ही पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। तो सी इज़ वर्ल्ड फेमस, तो यहाँ पर फॉर भरा जाए, फॉर हर इंटेलेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि माई फादर इज एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? विद मी, ठीक है। तो विद भरा जाएगा, समझ गए? माई फादर इज एंग्री विद मी, समझ गए? तो यहाँ पर विद भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आर यू कैपेबल, फिर डॉट डॉट डूइंग दिस टास्क। तो आपको याद रखना है आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, समझ गए? तो यहाँ पर ऑफ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डू नॉट स्टैंड डॉट डॉट द डोर। तो क्या भरा जाएगा बताइए आप? डू नॉट स्टैंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कह रहे हैं डू नॉट स्टैंड, ठीक है, नियर द डोर। कह रहे हैं मतलब दरवाजे के पास आप खड़े मत होइए। तो डू नॉट स्टैंड नियर द डोर, नियर भरा जाएगा, समझ गए? क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 19 और 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ट्रस्ट डॉट डॉट गॉड एंड डू द राइट, ठीक है। तो ट्रस्ट का मतलब विश्वास, गॉड पर विश्वास करना है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन भरा जाएगा, इन से यहाँ पर की जो है अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट इन गॉड, या फिर मैं भी यहाँ पर
अर्थ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग, ठीक है। तो ट्रस्ट इन गॉड, गॉड में विश्वास रखो, समझिए, डू द राइट, ओके। तो यहाँ पे इन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सी इज़ नो मैच डॉट डॉट हर हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर भरा जाएगा, फॉर हर हस्बैंड, ओके। सी इज़ नो मैच फॉर हर हस्बैंड। वो कह रही हैं कि आप जो है अपने पति से मैच ना करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि काउस फीड डॉट डॉट ग्रास, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑन, ऑन भरा जाएगा, समझ गए, काउस फीड ऑन ग्रास, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।